नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा का इतिहास का एक और अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्रोही और राज। हम इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको वन बाय वन लेंगे। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अब की बार 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें करीबन 50% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएँगे। वो एमसीक्यू भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक अगर आपने कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विद्रोही और राज, जिसका सीधा सीधा संबंध 1857 की क्रांति से है। तो हम वन बाय वन इसके सभी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था। देखिए, यहाँ पर दो सवाल इकट्ठे बनते हैं। एक तो ये है कि 1857 की क्रांति आरंभ कब हुई थी, लोगों ने क्रांति का बिगुल कब बजाया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो आरंभ करने की तिथि जो निश्चित की गई थी वो क्या थी। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो तिथि निश्चित की गई थी वो तो थी 31 मई। ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग सभी मिलकर के एक साथ अंग्रेजी साम्राज्य की चूल हिलाने का काम करेंगे, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाने का काम करेंगे और अपना जो क्रांति है, जो विद्रोह है, जो विरोध है अंग्रेजी साम्राज्य से, वो 31 मई को शुरू करेंगे। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो जो विद्रोह था, वो जो क्रांति थी, विद्रोह कहना उचित नहीं होगा, वो जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को ही शुरू हो गई। हालांकि वो विफल हुई थी, लेकिन विफल होने का एक कारण ये भी माना जाता है कि तारीख सुनिश्चित की गई थी 31 मई, लेकिन ये 10 मई को ही हो गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या बना। देखिए, 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण थे। लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि तात्कालिक कारण क्या रहा, किस वजह से जो डेट निश्चित की गई थी उससे पहले ही ये क्रांति शुरू हो गई। चर्बी वाले कारतूस, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो राइफल होती थी उसमें बारूद को भरा जाता था। बारूद को भरने के लिए एक पुड़िया होती थी, पुड़िया के अंदर बारूद होता था और उसके ऊपर, उस पुड़िया के ऊपर एक सील लगी होती थी। वो सील जो थी, वो सील चर्बी से बनी होती थी, गाय। और ऐसा कहा गया और शायद ऐसा हो भी कि जो वो सील खोलना, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, फिर बारूद को निकाल करके राइफल में फिल किया जाता था, वो जो सील थी वो चर्बी से बनी थी, गाय और सूअर की चर्बी से उसको बनाया गया था। और गाय जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पशु माना जाता है, और जो सूअर, जिसका इस्लाम धर्म में, जिसको बहुत ही घृणा से देखा जाता है और इस्लाम धर्म में उसका नाम लेना भी हराम माना गया है। अतः धार्मिक भावनाएं इससे भड़क गई, क्योंकि उस पुड़िया को खोलना मुंह से पड़ता था, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में जो धार्मिक रोष पैदा हुआ, वही 1857 की क्रांति का सबसे पहला कारण बना। अगला सवाल है, हमने कर भी लिया है कि आरंभ करने की डेट निश्चित कौन सी की गई थी। तो वो डेट थी 31 मई को, हालांकि शुरू हो गया था 10 मई को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है कि 1857 की क्रांति का गवर्नर जनरल, जिस समय ये क्रांति हुई थी, उस समय क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये महत्वपूर्ण सवाल है। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो उस समय गवर्नर जनरल थे जब 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की जो क्रांति थी, उसको वो आरंभ कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी से। अगला सवाल है कि दिल्ली में विद्रोहियों विद्रोहियों कहना यहाँ पर उचित जान नहीं पड़ता, क्रांतिकारियों ने जो क्रांति करने का नेतृत्व है उसके लिए किसको मजबूर किया कि जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, तो ये आवश्यक हो गया कि किसी को नेतृत्व की बागडोर संभलवाई जाए। तो उस समय मुगल वंश का जो अंतिम राजा था, जो उस समय दिल्ली के लाल किले में रहा करता था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, सभी सैनिक इकट्ठा हुए और दिल्ली की तरफ बढ़े। और दिल्ली के लाल किले में जा कर के, जहाँ बहादुर शाह जफर रह रहा था, क्योंकि
अभी भी मुगल साम्राज्य की जो एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ है, उसके अवशेष अभी बाकी थे। तो सैनिकों ने ये निर्णय लिया कि वो लाल किला जाएंगे दिल्ली, और वहाँ पर मुगल वंश का जो अंतिम शासक राजा रहा बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको नेतृत्व की बागडोर संभलवाई गई। तो बहादुर शाह जफर को नेतृत्व की बागडोर संभाली गई, जो उस समय दिल्ली के लाल किले में विराजमान थे, रह रहे थे, उनको पेंशन दी जा रही थी, वहाँ वो रह रहे थे। उसके बाद अगला ही सवाल है, जब 1857 की क्रांति को सफलतापूर्वक उस विद्रोह को अंग्रेजों के अनुसार दबा लिया गया, उस समय बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके उनका एग्ज़ाइल कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, उन्हें रंगून भेजा गया, और रंगून में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंततः उन्होंने कहा भी था कि मुझे अपने भारतवर्ष में ही 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, तो रंगून वहाँ पर उनको भेजा गया। यहाँ पर इसको लिखा भी गया है कि बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया। उसके बाद ये कुछ सवाल हैं जिसको आना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन किन किन शासकों ने नेतृत्व प्रदान किया 1857 की क्रांति में। तो पहला है कानपुर में। कानपुर में जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया उनका नाना साहेब नाम था। लखनऊ में जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल थे। उस समय अवध, ये जो अवध जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अब की बार एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और 1857 की क्रांति में अवध का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, जिस समय जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय अवध का नवाब कौन था? ब्रिटिश कादिर। ये ब्रिटिश कादिर जो है वाजिद अली शाह, ये 2-3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वाजिद अली शाह उनका पुत्र था। हालांकि 1856 में ही अवध को अपने अंदर मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, लेकिन 1857 की क्रांति में जो अवध का नवाब था वो ब्रिटिश कादिर था। कई बार आपको वाजिद अली शाह भी इसका जवाब में ऑप्शन मिल सकता है। दोनों में से आप देख लेंगे कि किसको आप टिक, अगर दोनों हुए तो उस समय वाजिद अली शाह को लगाया जाएगा, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व की जहाँ तक बात है वो ब्रिटिश कादिर आएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया? बखत खान ने। जो बखत खान थे उन्होंने दिल्ली के क्रांति की बागडोर संभाली थी। उसके बाद एक और अवध का महत्वपूर्ण सवाल है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? ये बंगाल आर्मी की जो पौधशाला है उस अवध को कहा जाता था। तो अवध से संबंधित बहुत सारे सवाल अभी हमारे सामने और भी आएंगे। अंग्रेजों ने, ये अगला ही सवाल है, अंग्रेजों ने कुशासन की आड़ में किस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया? अंग्रेजी सरकार जो थी वो बंगाल पर प्रशासनिक नियंत्रण करने के बाद धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों को कब्जा रही थी। जैसे लैप्स का सिद्धांत मैंने बताया था। लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था कि जब कोई भी राज्य जिसका उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको कोई अधिकार नहीं होगा कि वो अब किसी पुत्र को गोद ले सके, और जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके शासक की मृत्यु के बाद उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति थी। उस लैप्स की नीति के अनुसार बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अलावा लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि भी थी। तो जो अंग्रेजों ने अवध को जो मिलाया था अपने राज्य में, वो कहा गया कि बड़ा राज्य है, वहाँ का प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, और उसको अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर ये आ गया कि अवध का शासक कौन था। देखिए, 2 सवाल थे यहाँ। अवध का शासक कौन था और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के शासक थे, लेकिन जो 1857 की क्रांति का जो नियंत्रण था या नेतृत्व था वो ब्रिटिश कादर के हाथ में था। उसके बाद अगला ही सवाल है, देखिए इसमें लिखा है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। ये शब्द अवध के लिए कहे गए हैं, और अवध के शासक या नवाब वाजिद अली शाह के लिए, कि जब वाजिद अली शाह को अवध से जाने का आदेश दे दिया गया था तब
ये पंक्तियाँ कही गई थी कि देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। किसके लिए कहे गए थे? वाजिद अली शाह के लिए। वाजिद अली शाह लिखा है, वाजिद अली शाह, ये जो अवध के नवाब थे। उसके बाद क्योंकि अवध बहुत सारे दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण राज्य था, इसलिए उस राज्य पर अंग्रेजी साम्राज्य की निगाह काफ़ी दिनों से लगी हुई थी और उसी के लिए अवध के लिए कहा गया था, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। तो ये शब्द किसने कहे थे? लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के लिए ये शब्द कहे थे। ये आ गया लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2 नंबर का सवाल भी आ जाता है। मैं फिर से यहाँ पर इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत दिया था कि जिस भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, वहाँ के राजा को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी पुत्र को गोद लेकर के उसको गद्दी पे बिठा सके। और उस शासक की मृत्यु के बाद, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और ना ही उसे अधिकार है किसी पुत्र को गोद लेने का, वो जो राज्य है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसी सिद्धांत के तहत बहुत सारे जो प्रदेश थे उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। तो ये था लैप्स का सिद्धांत, और ये लैप्स का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये प्रतियोगिताओं के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोगों को आना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सहायक संधि किसके द्वारा दी गई? देखिए, दो दो ही बात करेंगे। लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली। ये गलत लिखा हुआ है, कॉमेडी से जीत गई, इसको छोड़ देना। तो सहायक संधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड वेल्जली के द्वारा 1798 में। ये संधि क्या थी? इस संधि को साइन करने वालों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने साम्राज्य में एक सैनिक टुकड़ी रखेंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य की होगी। उसको जो वेतन भत्ता है वो भी वही शासक देगा, और उस शासक को ये अनुमति नहीं थी कि वो दूसरे किसी शासक की सहायता कर सकें। और दूसरा, जब भी अंग्रेजी साम्राज्य का लड़ाई किसी दूसरे शासक से होगी तो इन शासकों से सहायता ली जाएगी। तो ये थी लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि। आगे सवाल है कि अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1 साल पहले क्रांति से 1856 में अवध रियासत को, जिसका नवाब था वाजिद अली शाह, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये कुछ नाम हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। और इतिहास, बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते हैं। यहाँ पर बताना और जानना हमारे लिए इतिहास के विद्यार्थी और अध्यापक होने के नाते ज़रूरी हो जाता है कि बिहार में क्रांति की ज्वाला किसने जलाई? तो जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति की ज्वाला जलाई। उसके अलावा शाहमल एक और नाम है जो उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में रहता था। तो ये एक जमींदार कुंवर सिंह बिहार से, और उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना से शाहमल, ये नाम हमें मालूम होने चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां हमने अक्सर सुनी हैं, और वीर रस से ओतप्रोत इन शब्दों को किन के द्वारा रचित किया गया, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमने अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने संपूर्ण जीवन में हमने ये लाइनें बहुत बार सुनी हैं। ये पंक्तियाँ लिखी गई थी झांसी की रानी के लिए, जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये जो पंक्तियाँ लिखी गई थी, ये थी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। ये हमें मालूम होना चाहिए कि खूब लड़ी मर्दानी वाली ये जो पंक्तियां हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। अगला सवाल है, ये हमने कर लिया था, शाहमल कहाँ का रहने वाला था? ये दो नाम आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि नामों का को आपने बार बार नहीं सुना होगा। जमींदार कुंवर सिंह जो बिहार से थे, और शाहमल जो उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना से थे। इसके बाद है कोल आदिवासियों का नेता कौन था? देखिए, हमने संथाल आदिवासियों के बारे में भी पढ़ा था। अब हम 1857 के संदर्भ में कोल आदिवासी, जिन्होंने विद्रोह के समय सिंहभूम से कमान संभाली थी, तो उनका जो लीडर था उनका नाम था गोणू। ये आपको मालूम होना चाहिए, गोणू। उसके बाद हिंदू समाज में जो सामाजिक
कुरीतियाँ थी, उनके लिए भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी कुछ किया। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हिंदुओं में हिंदू विधवा विवाह को स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो एक एक सिस्टम होता था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी अर्धांगिनी है, जो उसकी पत्नी है, उसको भी चिता में साथ साथ लिटा दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहा जाता था। और दूसरी तरफ जब सती प्रथा के लिए कानून बन गए 1829 में, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर भी जो विधवा थी उसका जीवन जो था बहुत ही नारकीय होता था, उन्हें समाज से अलग थलग रखा जाता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने के प्रयासों से एक और कानून बना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। जो विधवा थी उनको ये अधिकार दिया गया कानून बना करके कि वो दोबारा से शादी करके अपने जीवन को चला सकती हैं। तो ये जो कानून था हिंदू विधवा विवाह, इसको विलियम बेंटिंग के सहयोग से इसको बनाया गया था। और दूसरा जो सती प्रथा थी, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था 1829 में। उसके बाद अवध में कौन से भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था? अवध के बारे में हमने बहुत बातें कर ली हैं, फिर से कर लेते हैं। कुछ नाम है। वाजिद अली शाह, देह से जान जा चुकी थी। इन शब्दों का इस्तेमाल अवध के लिए किया गया था। ये गिलास फल हमारे मुंह में अपने आप गिर पड़ेगा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। और 1857 में अवध में क्रांति की बागडोर जो संभाली थी वो ब्रिटिश कादर ने संभाली थी। और वहीं पर भू राजस्व व्यवस्था, एक मुश्त बंदोबस्त को लागू किया गया था। ये शब्द फिरंगी आपने बहुत बार सुना होगा। ये शब्द फारसी भाषा का है और इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ों के लिए किया जाता था घृणा की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से, रोष की दृष्टि से। और ये जो फिरंगी शब्द है वो फ्रैंक शब्द से निकल कर के आया है और यही फ्रैंक शब्द से ही शब्द फ्रांस बना था, हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो जो फिरंगी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद भारत के प्रथम शहीद, इनके बारे में कौन नहीं जानता, बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और प्रत्येक भारत के नागरिक को इनका नाम जानना ही चाहिए। मंगल पांडे, इन्होंने ही सबसे पहले विद्रोह किया था। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया और अपने 2 ऑफिसर्स को शूट कर दिया था, जो इन पर प्रभाव डाल रहे थे, इन पर दबाव डाल रहे थे कि आपको ये मुंह से खोलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने गोली चला करके 2 अंग्रेजी अफसरों को मार दिया था। तो पहले शहीद का दर्जा मंगल पांडे को प्राप्त है। अगला ही सवाल है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई? जब मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को मार दिया था तो 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी हुई थी। उसके बाद है रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये 2 चित्रों के बारे में बताऊंगा क्योंकि अब की बार 40-80 में से 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ये सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो इस क्वेश्चन को लिया ही जाएगा। रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र जो था किसने बनाया था? इसमें जो महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं थी, जो उनकी दयनीय स्थिति रही थी कई बार, उनको उकेरा गया है चित्रों के माध्यम से टॉम्स जोन्स बार्कर के द्वारा 1859 में। दूसरा जो था वो भी 1859 में ही बनाया गया था। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ, 3 नाम है इसमें, एक रिलीफ, एक ऑफ, एक लखनऊ। इसी तरह से टॉमस जोन्स बार्कर, 3 नाम है, इसको किसी भी तरह से एसोसिएट करके आपको याद करना पड़ेगा। अगला सवाल है इन मेमोरियम। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना रही है, इन मेमोरियम। ये इस किसके द्वारा रचित थी? जोसेफ नोएल पैटन, और इसको भी 1859 में बनाया गया था। ये नाम याद करने पड़ेंगे, 5-6 बार आप इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप जवाब दे सकोगे। तो ये था हमारा विद्रोही और राज। इसके बाद हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और आप चाहते हैं कि अगले चैप्टर के बारे में भी आप क्वेश्चन बैंक आपको मिले, इस तरीके से बताया जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।